जी देखें, इस एनिमल का मिल्किंग का सिस्टम ये है कि 3 टाइम इनकी हमें मिल्किंग करनी पड़ती है। और जो एक एनिमल है इसकी हम एवरेज रखते हैं फ्रॉम 30 to 45 लीटर्स के दरमियान। मतलब ये एक अच्छी एवरेज गिनी जाती है इस एनिमल की, जो कि ये डिलीवर करने की कैपेसिटी रखता है गिवन द स्ट्रक्चर एंड फ्रेम दैट इज़ अवेलेबल इन पाकिस्तान। मतलब आप इसके अंदर एक पूरा चैप्टर है काउ कंफर्ट का, जो पाकिस्तान में अगर आप अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छा काउ कंफर्ट अपने एनिमल्स के लिए लेके आते हैं तो वो 45 लीटर्स पर डे मिल्क देने की कैपेसिटी रखता है। यस, इनमें एनिमल्स होते हैं जिनकी कैटेगरी 60 लीटर पर डे की भी होती है। अगर हम इनको पुश करें इनकी लिमिट पे तो हम इनसे 60 लीटर ऑफ मिल्क पर डे भी ले सकते हैं, लेकिन वो इन लॉन्ग रन इस एनिमल की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमने इस एनिमल से कम 4 to 5 बेबीज़ लेने होते हैं, फिर इसको हमने रिटायर करना होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हुसनैन, आप देखते हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं वज़ीराबाद में एक ऐसी डेयरी पर जहां पर तमाम गाय ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करवाई गई हैं। तो मैं इस डेयरी के ऑनर महरोज सुल्तान साहब से बात करता हूं, इस डेयरी के हवाले से पूछता हूं, इन गाय के हवाले से पूछता हूं, इनकी खुराक कैसी है, इनका जो सेटअप है वो कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएँ कि ये डेयरी का जो ख्याल है, इतनी बड़ी डेयरी, ये ख्याल कैसे है? सर, ये मेरे ग्रैंडफादर ने सबसे पहले स्टार्ट किया था। उन्होंने एज ए डोमेस्टिक यूज़ फॉर हाउस होल्ड यूज़ इसको स्टार्ट किया, लेकिन आगे से फिर मेरे फादर ने जो है इसके अंदर पोटेंशियल देखा कि इसको कमर्शियल करके इसमें से अच्छा प्रॉफिट मार्जिन जनरेट किया जा सकता है। सो बैक इन 2006 मेरे फादर ने जो है इसको एक कमर्शियल डेयरी की शक्ल दे दी। ठीक है। पाकिस्तान में काश्तकारी, पाकिस्तान में बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने गायें भैंसें रखी होती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करवाई किसी बहुत कम किसी के पास होती हैं। तो ये बताएं कि आपने जो आम पाकिस्तानी होती हैं वो क्यों नहीं रखी? सब दरअसल जो पहले हमारे पास पाकिस्तानी ब्रीड थी बिफोर 2006, उसमें जो उनकी मिल्किंग एवरेज और जो प्रॉफिटेबिलिटी उनके साथ जनरेट होती थी, इट वाज नॉट इनफ कि हम अपने इस सिस्टम को बेहतर तरीके के साथ रन कर सकें और आने वाले टाइम के अंदर मतलब महंगाई के बढ़ने के साथ साथ हम इसको मतलब मज़ीद बेहतर कर सकें। इसलिए उस टाइम पे जो स्टडी हमने की, जो फादर ने मेरे स्टडी की, और जो अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल थी, ख़ास तौर पे इस सारे सिनेरियो को अपडेट करने के लिए नेस्ले ने हमें सारा गाइड किया, एजुकेट किया। तो उसके लिहाज से जब हमने उस टाइम पे अपनी कैलकुलेशंस की थी तो ये ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स के साथ डेयरी का बिज़नेस करना ज़्यादा फिजिबल था बनिस्बत अपने लोकल एनिमल्स के साथ। ठीक है। एक ऑस्ट्रेलिया से एक गाय को इंपोर्ट करवाया जाए तो उसकी लागत तकरीबन क्या होती है? ये तकरीबन $2,000 to $2,500 तकरीबन, ये आपका 4 लाख से 4.5 लाख के दरमियान का एक मतलब बनता है कि डिपेंडिंग अपॉन द पेडिग्री ऑफ एनिमल दैट यू आर बाइंग। ठीक है। अच्छा, एक जो गाय होती है उसे 4 से 4.5 लाख में ये खरीदी जाती है पाकिस्तानी 4 से 4.5 लाख रुपीज़ में फॉल करती है। और वैसे एक पाकिस्तानी गाय है उसकी क्या प्राइस होती है? वो इससे हाफ पे आपको अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन उसमें भी जो अच्छी कैटेगरी का एनिमल है, अब दरअसल एक नया ट्रेंड आ गया पाकिस्तान में, इन एनिमल्स के साथ आके क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है अपने लोकल एनिमल्स की। सो उनकी भी एक अच्छी मतलब आपको वो भी 2 लाख से 3 लाख के दरमियान एक अच्छा एनिमल मिल जाता है जिसकी मिल्किंग एवरेज अच्छी हो। ठीक है। अच्छा, जब आप इसे इंपोर्ट करवाते हैं, आप एक बच्चा इंपोर्ट करवाते हैं या पूरी गाय इंपोर्ट करवाते हैं? नहीं, हम इसमें अडल्ट एनिमल इंपोर्ट कराते हैं विद बेबी इनसाइड, जो कि 4 to 6 मंथ्स की प्रेग्नेंट होती है, वो इधर इंपोर्ट कराई जाती है। एक तो उनका आते ही कुछ SOPs होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं। उससे ये होता है कि आफ्टर 2 to 3 मंथ्स जब वो बेबी डिलीवर कर देती हैं वो फ़ौरन मिल्किंग में आ जाती हैं। इस तरह फार्मर को ये फ़ायदा होता है कि उसको जो है ना उसका इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न फ़ौरन आना शुरू हो जाता है। ठीक है। उसको ज़्यादा देर मतलब वेट नहीं करना पड़ता अपनी इन्वेस्टमेंट पे कि मेरा रिटर्न कब आना स्टार्ट होगा। ठीक है। एक जो गाय होती है उसकी तकरीबन क्या एज होती है? एज तो देखें, ये आफ्टर 12 to 14 मंथ जो ये एक एनिमल है, आफ्टर जब ये पैदा हो जाता है उसके 12 to 13 मंथ्स के बाद इसको प्रेग्नेंट कर दिया जाता है। उसके 9 मंथ बाद जब ये बेबी डिलीवर करती है तो ये अपना डेयरी के सिस्टम के अंदर आ जाती है। ठीक है। नहीं, एक गाय जो होती है इसकी एवरेज एज क्या होती है? इसकी एवरेज एज तो देखें 7 से 8 साल भी हो जाती है, लेकिन
डेयरी फार्म के अंदर पाकिस्तान के अंदर इसकी एज 5 साल रखी जाती है, मतलब 5 बेबीज़ लेने के बाद 5 साल के टाइम पीरियड के बाद इसको हम कल कर देते हैं, मतलब लोकल लोगों को दे देते हैं जो इसमें से आने वाले जो इसकी बची कुछ ज़िंदगी में से 2-3 साल इससे वो एक अच्छा एवरेज ऑफ मिल्क ले लें और अपनी जो लोकल नस्ल है उसके साथ क्रॉस ब्रीड करके अपने आने वाले मेल्स और फीमेल एनिमल्स को बेहतर कर लें। ठीक है। अच्छा, और एक गाय का दूध की एवरेज क्या है? एक गाय जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट तो करवा ली, लेकिन एक गाय आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, कितना दूध है? जी देखें, इस एनिमल का मिल्किंग का सिस्टम ये है कि 3 टाइम इनकी हमें मिल्किंग करनी पड़ती है और जो एक एनिमल है इसकी हम एवरेज रखते हैं फ्रॉम 30 to 45 लीटर्स के दरमियान। मतलब ये एक अच्छी एवरेज गिनी जाती है इस एनिमल की, जो कि ये डिलीवर करने की कैपेसिटी रखता है गिवन द स्ट्रक्चर एंड फ्रेम दैट इज़ अवेलेबल इन पाकिस्तान। मतलब आप इसके अंदर एक पूरा चैप्टर है काउ कंफर्ट का, जो पाकिस्तान में अगर आप अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छा काउ कंफर्ट अपने एनिमल्स के लिए लेके आते हैं तो वो 45 लीटर्स पर डे मिल्क देने की कैपेसिटी रखता है। यस, इनमें एनिमल्स होते हैं जिनकी कैटेगरी 60 लीटर पर डे की भी होती है। अगर हम इनको पुश करें इनकी लिमिट पे तो हम इनसे 60 लीटर ऑफ मिल्क पर डे भी ले सकते हैं, लेकिन वो इन लॉन्ग रन इस एनिमल की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमने इस एनिमल से कम 4 to 5 बेबीज़ लेने होते हैं, फिर इसको हमने रिटायर करना होता है। सो वो एनिमल की जो एज की जो लॉन्गेजिविटी है ना वो ख़राब होती है अगर हम इसको ऑप्टिमम इससे मिल्क लेने की कोशिश करें। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम 45 तक मैक्सिमम इससे पर डे का दूध लें, उससे ज़्यादा ना लें। ठीक है। अच्छा, 40 से 45 लीटर पर डे, तो जितनी गायें हैं तो एक दिन का टोटल कितना दूध बन जाता है? जी, हमारा जिस तरह जो सेटअप है 250 एनिमल की पॉपुलेशन है टोटल यहाँ पे हमारे फार्म पे मौजूद, तो हमारा जो डेली का सालाना एवरेज मिल्क की कैपेसिटी बनती है वो बनती है 2000 लीटर। 2000 लीटर? जी, 2000 लीटर। और ये सारा 2000 लीटर किसी कंपनी को देते हैं, किसको देते हैं? जी, ये हमने फ्रॉम द लास्ट 16 ईयर्स वी वर वर्किंग विद नेस्ले पाकिस्तान, और फ्रॉम दिस ईयर हम एंग्रो फूड्स के साथ कर रहे हैं। ठीक है जी, इतना डेली का इतनी कैपेसिटी ऑफ मिल्क को उठाना, कलेक्ट करने की कैपेसिटी मल्टीनेशनल कंपनीज़ ही सलाहियत रखती हैं पाकिस्तान में। ठीक है। अच्छा, यहाँ ये देखने में आया कि जो खुराक है, ये जो इनका चारा है वो भी बहुत अच्छा, जैसे आम बैल या गाय को दिया जाता है वो नहीं है, तो इसके बारे में भी बताएंगे। दरअसल इनके लिए स्पेशल फीड हमें तैयार करनी पड़ती है। इसके अंदर पहले तो ये होता है कि हमने अपने एनिमल्स का बॉडी स्कोर और इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू चेक करनी होती है कि क्या हमारे एनिमल को कितना प्रोटीन चाहिए, कितने फ़ैट्स की ज़रूरत है, जिसका फ़ायदा एट द एंड ऑफ द डे हमें फार्मर को होता है। क्योंकि अगर जानवर की प्रोटीन पूरी होगी, बॉडी फैट पूरी होगी, तो वो इन द एंड मतलब हमें अच्छी मिल्किंग एवरेज देगा। सो कीपिंग दोज थिंग्स इन माइंड, हम इनके लिए स्पेशल स्टेरलाइज चारा तैयार करते हैं। एक तो फ्रेश ग्रीन फॉडर, हमारी अपनी लैंड है, हमारे लिए वो अवेलेबल होता है। ऑफ सीज़न में हम इनके लिए सॉइलेज बाय करते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ भी तैयार करती हैं, हम अपना ख़ुद भी तैयार करते हैं। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इनके लिए वो होती है वंडा, जो फीड इनको मतलब जो आप एक्सटर्नल फीड इनके फूड के अंदर ऐड करते हैं। वंडा जो है उसका जो फार्मूला है वो हम अपनी एनिमल की हेल्थ के हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि वो इनको एक्स्ट्रा एनर्जी और जितनी इनकी बॉडी की मिनरल्स और रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इवन प्री प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी, वो वंडा इनकी कवर करता है। ठीक है। अच्छा, ये भी देखने में है कि यहाँ टोटल जो काम है वो मशीनरी पे हो रहा है, दूध मशीनरी से निकाला जाता है, चारा जो दिया जाता है वो भी एक मशीन के ज़रिए दिया जाता है, तो इसके बारे में बताएं। दरअसल डेयरी फार्मिंग के अंदर पाकिस्तान में लोगों को समझने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको कहते हैं डेयरी एफिशिएंसी। पाकिस्तान में अभी तक जितने भी कमर्शियल डेयरी फार्म्स हैं उन पे ये सब चीज़ प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन लोकल लोगों को अभी तक इस कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आ रही। डेयरी एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपका मैक्सिमम काम मशीनरी करे, एज अ रिज़ल्ट आपका टाइम बचे और आपकी लेबर की कॉस्ट बचे, और अल्टीमेटली इसका फ़ायदा जो है वो मैंने जो स्टार्ट में बात की थी वो काउ कंफर्ट पे चला जाए। एनिमल जितनी जल्दी मिल्किंग से फ्री होगा उसको उतना ही कम स्ट्रेस उसके ऊपर आएगा, और इसका अल्टीमेटली फ़ायदा ओनर को भी फिर हो जाता है।
जब आपका 300 एनिमल्स का डेयरी फार्म अगर 4 पर्सन ही संभाल लेंगे तो इवेंचुअली उसका फ़ायदा ओनर को भी होगा, और जो संभालने वाले हैं उन पे भी कम स्ट्रेस होगा, क्योंकि मशीनरी ने सारा उनका काम टैकल करना है। जिस तरह आप देख लें 200 एनिमल्स की मिल्किंग जो है, जो इस टाइम हमारे डेयरी फार्म पे पॉलर मौजूद है, वो 1 आवर में कर लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी और लोकल डेयरी फार्मर के पास चले जाएं जो एट अ टाइम 4 to 5 एनिमल्स की मिल्किंग करते हैं, तो वही मिल्किंग टाइम पीरियड उसका 4 आवर्स पे चला जाएगा। तो अब जिस तरह हमने 3 दिन में 3 दफ़ा इनको मिल्किंग करनी होती है, तो वो तो ये सारा दिन फिर मिल्किंग के लिए एनिमल्स रेडी रहेंगे। तो उस तरह ये खाएंगे कब, और ये अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू कब बढ़ाएंगे, और मिल्किंग एवरेज हमारी किस तरह बढ़ेगी। तो इस चीज़ के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इस चीज़ को समझा जाए कि अगर आपने अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं तो आपको अपनी डेयरी की एफिशिएंसी भी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। आपने ये बात की कि इस डेयरी में आपको ज़्यादा मुनाफा ये होता है कि ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि यहाँ जो मुलाजिम होते हैं, जो काम करने वाले थे, वो बहुत कम होते हैं। अभी आपके पास कितने हैं? हमारे अभी जो टोटल टीम है वो इट कंसिस्ट ऑफ 6 पीपल, जिनमें 2 डॉक्टर हैं और 2 जो सफाई और मिल्किंग का ख्याल रखते हैं, 2 जो फीड का सारा ध्यान रखते हैं। इनके डॉक्टर भी हैं? इनके साथ विजिटिंग डॉक्टर्स हैं 2 एक्स्ट्रा हमारे, जो कि 12 आवर जिनकी ड्यूटी डिवाइडेड है। मतलब कि 12 घंटे सुबह एक ड्यूटी देता है, 12 घंटे रात की एक ड्यूटी देता है, जो इनका मतलब सारा इनका हर्ड की मैनेजमेंट और इनका सारा ख्याल रखने के लिए अवेलेबल है। जी 24 घंटे अवेलेबल होते हैं। अच्छा, लास्ट पे ये बताएं, जो लोग डेयरी की तरफ आना चाहते हैं, बहुत से लोग होते हैं जिन्हें ये शौक़ होता है कि हम भी डेयरी बनाएं, बहुत बड़ी डेयरी बनाएं, उन्हें क्या मशवरा देना चाहते हैं? मेरा उनके लिए यही मशवरा है कि ये बिज़नेस काफ़ी प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, एक अच्छा फ्लूइड रनिंग बिज़नेस है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इकोनॉमिकल कैलकुलेशंस ठीक करें सारी। मतलब कि आपको एक पोर्शन सेविंग्स के लिए रखना चाहिए डेयरी का, कि जब आपका मौसम की वजह से मिल्किंग एवरेज नीचे आए तो आप उस कंडीशन में भी हालात को टैकल कर सकें। फिर जो आप अपना एक मतलब आपके पास जब तक आपके आने वाले 5 साल की डेयरी की प्लानिंग नहीं होगी, आप कभी भी डेयरी फार्मिंग में कामयाब नहीं हो सकते। यू हैव टू एक्सेल इन दिस फील्ड, इस तरह कि आपकी अगले 5 साल की जो है ना पूरा प्लान आपको एक वर्कआउट करके बना के और उसको फॉलो करना पड़ेगा, फिर आप इसमें से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। जी नाज़रीन, मैंने चौधरी सुल्तान साहब के बेटे से बात की, तो इसी के साथ मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।